सीआरपीसी में सेक्शन 23 तक बताया गया था भाई। हटा दीजिए, हटाएंगे। आपका सीआरपीसी में सेक्शन 23 तक बताया गया था। इसके बाद आपका 3 सेक्शन पढ़ना है, 24 और 25 और 25 है। यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन प्री में बनता है। एक पहले तो ये जान लीजिए कि 24 में आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक है। 25 में एपीओ साहब है यानी कि सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी कि एपीपी भी कहा जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। और दोनों पर कंट्रोल के लिए एक नया विभाग बन चुका है, वह 25A में है। आपका कह सकते हैं कि अभियोजन निदेशालय, यानी कि 24 और 25 वालों पर कंट्रोल के लिए आपका जो विभाग बना है 25A में, वो भी पूछा जाता है अलग से कि अभियोजन निदेशालय कहाँ है। तो 25A, तो पहले देखिए कह करके तब इसको शुरू किया जाए। पहले भूमिका देखिए, आपका एकदम शुरुआती दौर से हम बताते हैं। गम गंभीरता के आधार पर हमारी सीआरपीसी अपराधों को दो भागों में बांटती है, दो क्लास में बांटती है। पहला अपराध आपका गंभीर अपराध, जिसे कि सीरियस ऑफेंस कहा जाता है, जिसे लीगल तौर पे नाम दिया गया है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि पहला कौन है अपराध आपका, संज्ञेय अपराध, और दूसरा साधारण अपराध, जनरल ऑफेंस आपका, उसको लीगल तौर पे सीआरपीसी में कहा गया है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि असंज्ञेय अपराध, यानी कि आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जहां तक आपका संज्ञेय मामले, असंज्ञेय पहले निकाल लिया जाए। असंज्ञेय का मतलब हुआ साधारण अपराध। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराध जिसमें केवल और केवल पीड़ित या आहत या विक्टिम ही प्रभावित होता है। इसका आसान भाषा में मतलब हुआ कि जिसके प्रति अपराध किया गया है केवल वह प्रभावित होता है, पूरा सोसाइटी या समाज नहीं। अतः ऐसी दशा में जो असंज्ञेय अपराध यहाँ सीआरपीसी में दिए गए हैं, ये अपकृत्य के मामले हैं ज़्यादातर। और इन मामलों में ज़्यादातर में क्या वसूला जाता है, मुआवजा। लेकिन इन्हें अपराध भी माना गया है। इसमें जब कार्यवाही होगी तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि एनसीआर होती हैं, या परिवाद आप कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। और सरकार आपको कोई सहयोग नहीं देगी, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। यानी कि न्याय के लिए आपको स्वयं अपना वकील रखना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ये चूंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि ये आपका जनरल ऑफेंस है, साधारण। दो उदाहरण पहले इसके देखिए, भूमिका भी चल रही है। एक आईपीसी की धारा 498 जो पिछली बार आपका जे में भी पूछा गया था, और दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं आईपीसी की धारा 499 जो बिहार में इस बार ही पूछा गया था। आपका 498 में है कि अगर किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से कोई व्यक्ति भगा ले जाता है, फुसला ले जाता है, बहका ले जाता है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति दंड का भागी होगा, लेकिन इसका प्रभाव, अपराध का प्रभाव पूरे सोसाइटी पर नहीं पड़ता। इसमें केवल और केवल हस्बैंड या पति प्रभावित होता है। पति चाहे तो मुकदमा करे या न करे, पूरा समाज प्रभावित नहीं होता।
ऐसे अपराधों को कौन सा अपराध माना गया है? असंग। दूसरा, ये सरकार कोई सहयोग नहीं करेगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगा। दूसरा आपका 499 डिफमेशन या मानहानि का मामला, ये भी असंज्ञेय अपराध है, क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसे अपराधों में पूरा सोसाइटी प्रभावित न होकर केवल वह व्यक्ति प्रभावित है जिसका अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है। तो ये कैसे अपराध हो गए? असंज्ञेय। दूसरा जो अपराध का वर्गीकरण है वह हमारी सीआरपीसी गंभीर या सीरियस अपराध बताती है, और उसका नाम आपका है कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में ये माना जाता है कि केवल पीड़ित या आहत ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरा समाज प्रभावित हुआ है। और चूंकि पूरी सोसाइटी भी प्रभावित हुई है, पूरा समाज भी प्रभावित हुआ है, और समाज को न्याय दिलवाने का आपका कार्य किसका है? किसका कर्तव्य है कि समाज को न्याय मिले? राज्य का। अतः राज्य जितने संज्ञेय मामले हैं पीड़ित पर नहीं छोड़ता कार्यवाही, राज्य अपने नाम से स्वयं करता है कार्यवाही। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार रहेगी माने पक्षकार अभियोजन, तो दूसरी तरफ आपका अभियुक्त का नाम रहेगा, मुलजिम का नाम, यानी कि आपका ये मुलजिम का नाम रहेगा। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश राज्य या सरकार, यानी कि संज्ञेय मामलों में न्याय दिलवाना किसका कार्य है? स्टेट का। अतः जितने संज्ञेय मामले हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी कोर्ट में खड़ा होकर तो लड़ेंगे नहीं मुकदमा, अतः सरकार ने आपका मुकदमा लड़ने के लिए वकील नियुक्त किया है, और वहीं जो वकील नियुक्त किए जाएंगे उन्हीं का प्रावधान धारा 24, 25 और 25A में। तो जो न्यायाधीश के न्यायालय में वकील नियुक्त होंगे जो सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे, वह धारा 24 में आएंगे। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो वकील होंगे वह धारा 25 में आएंगे, और इन दोनों अधिवक्ताओं पर कंट्रोल किया जाएगा। एक विभाग बन गया है अभियोजन निदेशालय, और वह किस धारा में? 25 है। तो जो न्यायाधीश के न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं उन्हें कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक, और जो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में जो सरकार का पक्ष रखते हैं संज्ञेय मामलों में उन्हें कहा जाता है एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या आप लोग एपीओ भी कहते हैं, या कहीं कहीं एमपी एडीपीओ भी कहा जाता है। तो उससे नहीं घबराना है। जो एपीओ साहब होते हैं उनके बारे में प्रावधान की धारा में? आपका 25 में। तो अब आइए लोक अभियोजक शुरू किया जाए। सबसे पहले जो हमें शुरू करना है वह आपका पिछली बार आपका 2015 यूपीएपीओ में आया था ये लोक अभियोजक की परिभाषा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी की परिभाषा जो आपका दी गई है वह सीआरपीसी की धारा 2U में दी गई है। लोक अभियोजक कौन होगा? तो पहला पॉइंट ये मिला कि जिसे सरकार ने धारा 24 के तहत लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट किया है, यानी कि क्या किया है? नियुक्त। यानी कि ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक माना जाएगा जिसे सरकार ने धारा 24 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया है। दूसरा पॉइंट, धारा 24 के तहत जिस व्यक्ति को
सरकारी वकील यानी कि पीपी या लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। इस व्यक्ति के निर्देश के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति भी आपका लोक अभियोजक ही माना जाएगा। यही लोग गलत करके आते हैं। यानी कि सरकार ने किसको नियुक्त किया है? ए को। और ए ने कहा अपने साथी बी को कि सरकार की ओर से हम तुम्हें निर्देश देते हैं, इस मामले में का कोर्ट में सरकार का पक्ष रखो। तो बी ने सरकार का कोर्ट में पक्ष रखा न्यायाधीशों के न्यायालयों में। तो क्या बी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है कि नहीं? नहीं। लेकिन इसे भी आपका लोक अभियोजक माना जाए। भाई आप अच्छे से क्या रखिए, 2015 एपीओ में ये तीनों ऑप्शन देकर दिया था। पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा कि उपर्युक्त सभी। तो जो हम बताए आपका ये तीनों बातें क्या है? सही। अब आगे देखिए, धारा 24 निकालिए, क्योंकि धारा 24 में ही इनकी क्या होती है? नियुक्ति। देखिए आपका लोक अभियोजक प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात यथा स्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन माने मुकदमा चलाने या किसी अपील अपील यानी कि हाई कोर्ट में अपील हुई है तो अपील में सरकार का क्या रखने के लिए? पक्ष। या अन्य कार्यवाही रिवीजन से लेकर जो भी हो, कोई याचिका दायर हो, सब अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी कि एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, केंद्र सरकार अपना करेगी, राज्य सरकार हाई कोर्ट में अपना करेगी, हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। एक लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और एक या एक से अधिक आपका अपर लोक अभियोजक यानी कि असिस्ट आपका एडिशनल आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपर ऊपर वाले के क्या होता है? पैरल। अब आपका जितनी आवश्यकता होती है सरकारें उतना हाई कोर्ट में वकील नियुक्त करती हैं। ये जो वकील होते हैं ये अस्थायी होते हैं। सरकार जिसको चाहे उनको वकील बना देती है सरकारी। और इस समय पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि इस समय पैसा आपका आपका पारिश्रमिक मिलता है, इनको डेली वेज पर मिलता है, फाइल का भी मिलता है। अर्थात जितना दिन काम यानी कि जितना काम उतना दाम। तो ये लोग चाहते हैं कि रोड डेली खुला रहे, कोर्ट शनिवार को भी खुला रहे, ताकि हमारा पैसा बनता रहे। तो 2 लाख 2,500 लोग 2.5 लाख लोग अभियोजक का पहुंच रहा है। और जो ब्रीफ होल्डर नीचे होते हैं थोड़ा, जिसमें कि आपका यूपी में संशोधन है थोड़ा, उसमें आपका 70-80 हज़ार तक मंथली ये लोग पा रहे हैं। तो किसको बनाया जाता है? जिसको सरकार चाहती है हम आप नहीं बन जाएंगे, तो उसी में जैक लगाया जाता है। जिसका जैक अच्छा है 5 साल के लिए लगभग बीच में न हटाया गया, तो 5 साल के लिए सरकारी वकील बन गए। भले आपका मुन्ना भाई क्या हो, एलएलबी, उससे मतलब नहीं है। आपका मुन्ना भाई एलएलबी हो फिर भी 5 साल के लिए अस्थिर हो गए। तो जो भी सरकार आती है अपने आदमियों को बनाती है। जैसे योगी जी आए हैं तो ये जितने आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 80% आपका अधिवक्ता आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं और आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है। वाइस चांसलर देख लीजिए आप विश्वविद्यालयों के, 90% जो वाइस चांसलर या कुलपति हैं वह आरएसएस के ही आदमी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देख लीजिए, 100% एक भी बचा नहीं, सब आरएसएस माइंडेड है। माध्यमिक शिक्षा में देख लीजिए,
आपका उच्चतर शिक्षा आयोग में देख लीजिए, सब यानी कि जो भी सरकार आती है, अखिलेश जी ने अपने आदमी को नियुक्त किया, मायावती जी ने अपने आदमी को, तो उसी राह पर चलते हुए योगी जी ने अपने आदमी को। ये परंपरा चलती है कि जो हमारा खास रहेगा, हमारे काम आया है, उसी को हम सरकारी वकील क्या करेंगे, बनाएंगे। आगे देखिए, तो एक लोक अभियोजक और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक, केंद्रीय सरकार अपने मामले में, जैसे सीबीआई ईडी हुआ, वो सब मुकदमा चलता है तो, और राज्य सरकार अपने मामले में क्या करेगी, नियुक्त। अगला देखिए, दूसरा खंड, केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के उद्देश्य के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं। यानी कि केंद्रीय सरकार हाई कोर्ट के अलावा जिले में भी जो सीबीआई इत्यादि के मुकदमे चलते हैं, वहाँ भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर सकती है, नियुक्त। ये भी अस्थाई ही होते हैं। आपका ये भी कैसे होते हैं, अस्थाई ज़्यादातर। अगला देखिए, अब तो भाई देखिए इसकी नियुक्ति कैसे होती है भाई, कुछ अस्थाई भी हो गए हैं। आप इसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीओ की वैकेंसी निकालता है। अभी निकाला भी था, दोनों का मर्ज कर दिया था, अभी आपका निकला भी था, और आपका सिलेबस भी उसमें तमाम है, और वहीं आपका भर्ती करता है, और सीबीआई एपीओ लोग बन जाते हैं और दूर दराज भेजे जाते हैं। तो सरकार भी अपना, केंद्रीय सरकार कम आपका मैंने एपीओ बनाती है, और राज्य सरकार क्या बनाती है, ज़्यादा। अगला देखिए, तीसरा, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती हैं। यानी कि राज्य सरकार भी जो जिले में न्यायाधीशों के न्यायालय हैं, उसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से अधिक अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार भी और कौन कर सकती है, राज्य। केंद्र सरकार अपने मामले के लिए, और राज्य सरकार अपने। ये जो राज्य सरकार नियुक्त करती है, इनका पद अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। सरकार जब चाहे इन पब्लिक प्रोसिक्यूटरों को क्या करेगी, हटा सकती है। लेकिन एपीओ का पद अस्थाई होता है, ये अभी आगे बताया जाएगा 25 में मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अभी पहले 24 देखिए, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाहे तो एक ही लोक अभियोजक को कह सकती है कि आप 2-3 जिलों में क्या करिए मामले, देखिए कोई रोक टोक नहीं है। खंड 4 देखिए, जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। ये काफी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भाई। आपका जो डीएम साहब होंगे, वो जिला मजिस्ट्रेट होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश के परामर्श से एक लिस्ट तैयार करेंगे, और ये लिस्ट तैयार करेंगे कि इस जिले में कौन कौन ऐसे वकील हैं जो सरकारी वकील बनने के लायक है, नालायक नहीं। आप कहो तो सरकार नालायकों को बना देती है, यानी कि जो लायक हैं, एक लिस्ट तैयार की जाएगी। पांचवा खंड, कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए आपका सरकार लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम डीएम द्वारा तैयार लिस्ट में न हो। अब आपका कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में इसमें भी आपका संशोधन हुआ है, और जो संशोधन आपका हुआ है, आपका कह सकते हैं कि खंड 6 में
आपका संशोधन हुआ है। अब खंड 6 देखिए क्या कहता है। अभी आपका उत्तर प्रदेश बताते हैं, पहले आपका बैरक पढ़ लिया जाता। उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, छठवां खंड चल रहा है, जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर नहीं है, वहां राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी दशा में डीएम द्वारा तैयार सूची में से आपका लोक अभियोजक का चुनाव होगा। यानी कि अगर पहले से काडर बना है तो राज्य सरकार काडर में से ले ले, और अगर काडर में कोई योग्य नहीं अधिवक्ता, तो जो डीएम ने पैनल बनाया है उस पैनल में से आपका राज्य सरकार सरकारी वकील, यानी कि जिले में न्यायाधीश के न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए लोक अभियोजक क्या कर सकती है, नियुक्त। अगला देखिए आपका 7वां खंड। कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 या 3 या 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ये क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन करिए। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो कम से कम अधिवक्ता के रूप में कितने साल का अनुभव रखते हों। आपका 7 साल, भाई रट कर जाइएगा, कम से कम कितने साल का, 7 साल का, ये पूछा जाता है। इसी में एक और लाइन हम जोड़ देते हैं। अगर आपका लोक अभियोजक आए तो अधिवक्ता के रूप में कम से कम अनुभव कितना साल, 7 साल मारिए। और यहीं अगर आए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजक के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए, तो 10 साल मारिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट कर सकता है, फिर एक बार हम बता रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछे तो कम से कम 7 साल अनुभव, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछे तो कम से कम कितने साल अनुभव, 10 साल। अब देखिए इसको भाई, 7वां के बाद 8वां। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विशेष मामलों से निपटने के लिए या स्पेशल क्लास के मामले हैं तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कम से कम कितना वर्ष का अनुभव रखता हो, आपका 10 साल। परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है। ये थोड़ा समझिए, परंतु भी काफी महत्वपूर्ण है, 2008 में जोड़ा गया है। ध्यान से देखिए भाई, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जो ये संज्ञेय मामले होते हैं, फिर एक बार देखिए, इसमें आपका पीड़ित की ओर से मुकदमा कौन लड़ता है, न्यायाधीश के न्यायालय में, जिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक। और पीड़ित का कोई रोल ज़्यादा नहीं होता था, अतः 2008 में ये संशोधन करके प्रावधान किया गया कि भले सरकारी अधिवक्ता पीड़ित की ओर से लड़ रहा हो, पीड़ित चाहे तो अपने मनपसंद के अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है कि पीड़ित की ओर से ये भी सरकारी अधिवक्ता के साथ साथ ये भी अधिवक्ता क्या करेंगे, पीड़ित की ओर से। बस देखिए होता क्या था आपका, क्यों ऐसा नियम आया, बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी। देखिए सरकारी वकील
इसीलिए अपराधी कम दंडित हो रहे हैं, ये भी समस्या है। जो बिंदु सरकारी वकील द्वारा न्यायाधीश के न्यायालय में उठाना चाहिए, जिनकी गवाही कराई जानी चाहिए, तो लोक अभियोजकों द्वारा उसमें उपेक्षा बरती जाती थी और इस कारण से तमाम अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर छूट जाते थे। तो अब ये आया कि भाई अगर सरकारी वकील उपेक्षा बरते तो कम से कम जिसके प्रति अपराध किया गया है उसको भी मौका दिया जाए कि वह अपना वकील रखकर अच्छे से कोर्ट में गवाही करवाए और अच्छे से बहस करवाए, ताकि आपका अभियुक्तों को दंडित किया जाए। तो ऐसी दशा में जिसके प्रति अपराध हुआ है, यानी कि पीड़ित या आहत या विक्टिम को भी उस मामले में पक्ष रखने के लिए अभियुक्त के खिलाफ, माने कह सकते हैं कि अधिवक्ता नियुक्त करने का क्या मिला है, अधिकार दिया गया है। सरकारी वकील के साथ साथ ये भी क्या करेंगे उस मामले में, बस इसलिए कि सरकारी वकील ज़्यादातर क्या बरतते हैं, उपेक्षा। पैसा मिल ही रहा है, चाहे अभियुक्त सजा पाए या बाइज्जत क्या हो जाए, इसीलिए सरकारी व्यवस्था ध्वस्त है, मैं बता दूं। और 90% अभियुक्त बाइज्जत क्या हो जा रहे हैं, बरी कि सरकारी वकील और पुलिस अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं। आपका जैसे ही सरकार बदलती है, वकील साहब का भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि सरकार बदली तो वकील साहब का नजरिया भी क्या हुआ, क्योंकि सरकार का ही आदमी अब आ गया है, अभियुक्त है, तो थोड़ा वीक पड़ गए। अगला देखिए आपका उपधारा 9, माने 9 देखिए, उपधारा 7 और 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में वित्त व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नियम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं, तो यह समझा जाएगा कि वह अधिवक्ता के रूप में काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे प्राइवेट अधिवक्ता हो, सरकारी अधिवक्ता हो, एपीओ रहा हो, अगर आपका 7 साल या 10 साल अनुभव गिना जाएगा कि नहीं, गिना जाएगा। यानी कि एपीओ कोई रहा है और उसको लोक अभियोजक बनाया जा रहा है, तो जितना दिन एपीओ रहा है क्या वह अनुभव में काउंट होगा कि नहीं, तो 9वां खंड बता रहा है कि वह काउंट होगा, चाहे वह सीआरपीसी के तहत नियुक्त हो या किसी अन्य विधि के। इसमें आपका एचजेएस में भी मामला फंसा था भाई, हम बता दें, हायर जुडिशरी में जो ये एपीओ होते थे, ये काफी दिन तक लड़ाई किए और ये कहे कि हमें भी, जो हम एपीओ का कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी अधिवक्ता माना जाए। और जब हम 7 वर्ष के अनुभव पूरा कर लिए हैं, चाहे सर्विस के दौरान या उसके पहले, तो हमें भी एचजेएस का फॉर्म भरने का क्या है, हक। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कई साल तक और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अधिवक्ता माना और इनके अनुभव को काउंट किया। अब जो ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये भी पीछे पड़ गए कि भाई हम भी आपका एचजेएस का फार्म डालेंगे और हम भी तो, हमें भी डालने का हक है। अभी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कहा कि आप अधिवक्ता नहीं हैं, आप विभागीय परीक्षा दीजिए, अधिवक्ता आप नहीं हैं। तो जो आपका पीसीएजे वाले हैं, आप अगर एचजेएस बनना चाहते हैं तो विभागीय परीक्षा दें, और जो सरकारी वकील हैं या प्राइवेट वकील हैं, आप 7 साल का अनुभव पा लिए तो एचजेएस दीजिए, 35 साल एज और प्लस 7 साल अनुभव। एज को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। आपका ये कहा जा रहा है कि जब आप 7 साल का अनुभव मांग रहे हैं, तो ये जो एज 35 साल कम से कम की है, इसको हटाइए और
शायद कोई राज्य राजस्थान की कहाँ का निर्णय आया था, ये याद नहीं आ रहा मैं। लेकिन कहीं का ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर चल रहा है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि 7 साल का अनुभव ही पर्याप्त है, एज नहीं देखी जाएगी, तो अगर कोई लड़का 20 साल में पास कर लिया एलएलबी, तो आपका 20 और 7 साल 27 साल, तो 28 साल में जेस की परीक्षा क्या कर सकता है, दे सकता है, जे के भी दे सकता है। अब तमाम राज्यों ने ये जो धारा 24 है इसमें संशोधन किया है। बिहार ने भी किया है, यूपी ने भी, एमपी ने भी, आपका राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने क्या संशोधन किया है वही हम बता रहे हैं। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश राज्य ने धारा 24 में आपका संशोधन किया है, और आपका उपधारा 1 में किया है। पहले लोक अभियोजक शब्दों के बाद एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा, और हमेशा के लिए अंतः स्थापित किया गया समझा जाएगा, ये जोड़ा गया है। इसके बाद आपका उपधारा 6 के पश्चात 7 को आपका जो है वह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुभव वाली बात देखिए, उपधारा 5 और 6 के प्रयोजनों के लिए अवधि जिसमें कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा हो, अथवा लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर रहा हो, तो हम क्या बताएं, वह अवधि गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी, गिनी जाएगी। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में धारा 24 में खंड 1 में फिर संशोधन है। ये जो उच्च न्यायालय से परामर्श करने की बात है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श शब्द हटा दिया गया है खंड 1 में। इसके बाद आपका खंड 4, 5 और 6 का लोप कर दिया गया है, यानी कि खंड 4, 5 और 6 उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ने, ये लागू नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उपधारा 7 में या उपधारा 6 शब्दों का लोप कर दिया गया है आपका, यानी कि कुल मिलाकर 1991 में किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने काफी इस धारा में क्या किया है, संशोधन। लेकिन जब कंपटीशन में आता है तो उत्तर प्रदेश से कम पूछा जाता है, और जो बेयर एक्ट हमने बताया उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उत्तर प्रदेश में स्पेशली पूछे तब बताइए। अब आइए धारा 25, आपका एपीओ या एपीपी देखा जाए, सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असली नाम तो एपीपी है, असली नाम क्या है, एपीपी, इसी को एपीओ कहा जाता है। अब आइए, एपीओ की जहाँ तक नियुक्ति की बात है, इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पे होती है, याद रखिए सामान्यतः। ये जो एपीओ संघीय मामलों में सरकार का पक्ष ही रखते हैं, लेकिन न्यायाधीश के न्यायालयों में नहीं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय। हमने बताया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के लोग मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, और सहायक सत्र न्यायाधीश के ऊपर क्या कहे जाते हैं, न्यायाधीश। तो ये जो एपीओ साहब होंगे, ये सरकार का ही पक्ष रखेंगे, संघीय मामलों में ही रखेंगे, लेकिन किस कोर्ट में रखेंगे, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, न्यायाधीश के कोर्ट में नहीं, सामान्यतः किस कोर्ट में भाई। अब इनकी नियुक्ति आपका केंद्र सरकार अपने मामले के लिए करती है, यानी कि केंद्र सरकार का जो मामला आपका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलेगा, वह भी एपीओ की नियुक्ति करती है। राज्य सरकार जो चलाती है मुकदमा अभियुक्त के खिलाफ, उसमें भी एपीओ की नियुक्ति करती है, यानी कि केंद्र सरकार भी करती है, और कौन करती है, राज्य सरकार। इनका मुख्य कार्य याद रखिए, किस कोर्ट में इनका अधिवक्ता का कार्य है,
आपका मजिस्ट्रेट की न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, भाई मजिस्ट्रेट के। अब आइए बैरक देखा जाए। सहायक लोक अभियोजक धारा 25, देखिए पहला खंड। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी कि अब बताइए, तो ये जो एपीओ साहब हैं, ये किस कोर्ट में नियुक्त होंगे? मजिस्ट्रेटों के। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। वन। अब ये देखिए, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती हैं। यानी कि केंद्रीय सरकार भी कर सकती हैं। किस न्यायालय में? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। तो जो केंद्रीय सरकार अभियुक्त पर मुकदमा चलाती हैं, उसमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बहस एपीओ ही करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हो। और राज्य जो मुकदमा चलाती संघीय मामलों में, उसमें कौन बहस करेंगे? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। जो एपीओ किसके द्वारा नियुक्त हो? राज्य सरकार। खंड 2 देखिए, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है, उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। तो फिर एक बार आइए देखा जाए आपका किसी, देखिए दो आप एंगल से पहले देखिए। यूपी में कई बार देखा गया कि एपीओ की वैकेंसी को रोक दिया गया, और जो पुराने एपीओ रिटायर हुए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा के आधार पर आपका रख लिया गया। तो इससे आपकी क्या हो गई? कम हो गई। पहला नियम। दूसरा जो है आपका कि आपका कि पुलिस अधिक को भी एपीओ अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन खंड 3 की शर्तों का क्या करते हुए पालन। आपका झारखंड का मामला भी इसमें जोड़ लिया जाए। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में पुरानी परंपरा चलती थी, वकीलों को ही एपीओ कुछ समय के लिए बना दिया जाता था। एपीओ की वैकेंसी निकली, उसमें आपका आयोग ने देखा कि जो जनरल आपका माने 50% सीटें हैं, उसमें आपका माने झारखंड के जो जनरल के लोग हैं, वह बिल्कुल गायब हो गए हैं, दो तीन के अलावा। और पूरा जो है वह यूपी और बिहार के लड़के क्या हुए हैं? छाए हुए हैं। कोचिंग से भी 13-14 लोग इंटरव्यू दिए हैं, मैंने दिए थे। तो सरकार ने सोचा न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। तो सरकार इंटरव्यू हो जाने के बाद और रिजल्ट निकलने वाला था, तब तक वैकेंसी सरकार ने वापस ले ली। अब याचिका दायर लड़के किए हैं, अब क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन सरकार ने 163 पद था और वैकेंसी ही इंटरव्यू के बाद क्या ले ली, और कहा कि परंपरागत तरीका अपनाया जाएगा, जो वकील बना दिया जाता था। तो हो सकता है कि वकील दबाव बनाए हो, इस दबाव में ये मैंने फैसला वो भी कारण है। और बाहरी बाहरी लोग ज़्यादा एंट्री मार दिए थे वो भी। जैसे बिहार एपीओ में भी यूपी के लड़के 70% जो जनरल में आपका निकाले हैं, वह यूपी के ही लड़के निकाले हैं। और वहाँ 30% लोग ही वहाँ के आपका जनरल में फाइट किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये रिजल्ट निकाल हाई कोर्ट ने आदेश, अगर वो रिजल्ट निकलता है तो जनरल को कोई फायदा नहीं होगा। मैंने भले 36-50 सीट आपका 50 रिजल्ट निकल जाए, लेकिन वहाँ के जो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिला है, उन्हीं को ज़्यादा फायदा है। फिर भी आयोग अपना 56 इंची सीना करके और डबल बेंच में चला गया। इसके बाद जो हारेगा जीतेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होगी।
यानी कि बिहार एपीओ अब क्या करिए, फिलहाल कुछ दिन के लिए भूल जाइए, क्योंकि लड़के हारते हैं तो मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो आयोग को चाहिए था कि अपना भाई घमंड न करे और 1500 रिजल्ट निकाल कर जल्दी से जल्दी क्या ले लेता परीक्षा। तो पता ना कौन बैठा है आपका, कैसा बैठा है, अब ये है कि चाटुकार हैं कि क्या है नीतीश के, वो कौन जानता है। वो भाई आपका वो तो अलग बात है, क्योंकि सरकार ही नियुक्त करती है और अपने आदमियों को ही। अब यहाँ पर आपका आए हैं अध्यक्ष, तो आप क्या समझते हैं कि कोई दूध के धुले हैं? योगी जी के खास है, मैं बता दूं, यानी कि जितने मेंबर हैं, जितने आयोग में अध्यक्ष आए हैं, ये जो खास लोग रहते हैं सरकार के, उन्हीं को बनाया जाता है, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर हो, या संघ लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। और इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार के फैसले का क्या कर दें, विरोध। तो अगला देखिए आप, आइए पुलिस अधिकारी। क्या किसी पुलिस अधिकारी को आपका लोक अभियोजक बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, दो शर्तों की पूर्ति होने पर। पहला, वह निरीक्षक, अभी पुलिस एक्ट में भी बताया गया पैरा में, निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर, यानी कि वह पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर की रैंक का नीचे का न हो, यानी कि या तो इंस्पेक्टर हो या उससे क्या हो, ऊपर। और जिस अपराध के लिए वह एपीओ का काम करेगा, वह उस अपराध का तफ्तीश या अन्वेषण न किया हो, यानी कि उस अपराध में साक्ष्य एकत्र करने में वह पुलिस अधिकारी भाग न लिया। तो क्या किसी पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक बनाया जा सकता है कि नहीं? तो जिला मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। आपका सहायक लोक अभियोजक कौन बनाता है? डीएम, लेकिन दो शर्तें पूर्ति होने पर। पहला, वह किस कैटेगरी से नीचे का न हो, पुलिस वाला, इंस्पेक्टर। और दूसरा क्या शर्त है, वह उस मैटर में आपका एप्लीकेशन में हो और न ही उसमें भाग लिया। तो इस प्रकार डीएम नियुक्त करते हैं भाई पुलिस अधिकारी को, इसीलिए वैकेंसी थोड़ा एपीओ की क्या हो जाती है, वीक। बिहार में इतनी वैकेंसी खाली थी, दसों साल से खाली थी, इसीलिए खाली थी कि पुलिस वाले ही किसका काम कर रहे थे, एपीओ का। ये वैकेंसी क्लियर हो तो फिर से नई 147 पद सृजित हुए हैं बिहार में, तुरंत तुरंत आपका वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन ये पहले कंफर्म हो तब। तो इस प्रकार भाई आज की कहानी समाप्त की जाए।